नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीडीएस जनरल विपिन रावत नहीं रहे, हेलीकॉप्टर हादसे में पत्नी समेत 13 लोगों की गई जान। जी हां दोस्तों, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है। वायुसेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन हो गया है। जनरल विपिन रावत का शव आज दिल्ली लाया जाएगा। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें से एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी इलाज चल रहा है। जनरल विपिन रावत के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया कि जनरल विपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया है। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण था। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। आपको बता दें दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत वायुसेना के MI-17 VH हेलीकॉप्टर से बुधवार दोपहर करीब 3 बजे निर्धारित लेक्चर देने के लिए कन्नूर जिले के वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर ने सुलूर एयरबेस से उड़ान भरी और वेलिंगटन जा रहा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। हेलीकॉप्टर में सवार अन्य लोग ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, नायक विवेक कुमार, नायक B साई तेजा, हवलदार सतपाल और पायलट शामिल थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 2024 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PMAYG के तहत ग्रामीण इलाकों में सभी को आवास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास के संबंध में किया गया आकलन में पता चला कि 2.95 करोड़ लोगों के पक्के मकान की जरूरत होगी। इसमें बड़ी संख्या में परिवारों को आवास प्रदान किए गए हैं। ठाकुर ने कहा कि शेष परिवारों को भी आवास मिल सके, इसके लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। सरकारी बयान के अनुसार इस योजना के तहत शेष 1.55 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रभाव 2.17 करोड़ रुपए आएगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1.25 लाख करोड़ रुपए तथा राज्य की हिस्सेदारी 73,475 करोड़ रुपए होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसानों का आंदोलन स्थगित करने का ऐलान। SKM ने प्रदर्शन खत्म करने के लिए सरकार के सामने रखी शर्त। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन को संयुक्त किसान मोर्चा ने स्थगित करने का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही कहा है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की और इसके साथ ही सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार चाहती है कि किसान धरना छोड़कर वापस अपने घर चले जाएं। हालांकि किसान सभी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि हम आंदोलन स्थगित कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे। जब सरकार सारी बातें मानेगी तभी धरना खत्म करेंगे। इसके साथ ही चडूनी ने सरकार से सभी आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ केस वापस लेने की भी मांग की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विपक्ष ने सांसदों का निलंबन वापस लेने के लिए बढ़ाया दबाव, का माफी मांगने का सवाल ही नहीं। जी हां दोस्तों, विपक्षी दलों ने राज्यसभा के अपने निलंबित 12 सदस्यों के समर्थन में सरकार की सदन के भीतर और बाहर घेरेबंदी की कोशिश तेज कर दी है। सांसदों के निलंबन को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए राज्यसभा में विपक्ष खेमे में तमाम सदस्यों ने बुधवार को सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर संसद परिसर
में गांधी प्रतिमा के सामने पूरे दिन धरना और विरोध प्रदर्शन किया। निलंबन वापसी की मांग करते हुए विपक्ष ने सुबह राज्यसभा में हंगामा भी किया और सरकार पर संसदीय नियमों की अनदेखी कर मनमानी का आरोप लगाया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत की सबसे पावरफुल महिला बनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की ताकतवर महिलाओं की लिस्ट। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भारत की सबसे पावरफुल महिला बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार किया है। इस लिस्ट में सीतारमन को 37वां स्थान मिला है। आपको बता दें दोस्तों, फोर्ब्स ने निर्मला सीतारमन को लगातार तीसरी बार दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बार लिस्ट में काफी अच्छा स्थान हासिल करते हुए अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन को पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में नायका की फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी नायर को भी शामिल किया है। उन्होंने इस लिस्ट में 88वां स्थान मिला है। गौरतलब है कि फाल्गुनी नायर शेयर बाजार में अपनी कंपनी की धमाकेदार शुरुआत के बाद हाल ही में भारत की 7वीं महिला अरबपति बन गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। विराट कोहली को मिली आईसीसी ट्रॉफी जीतने का मौका। शास्त्री के जाते ही बीसीसीआई ने छीन ली कप्तानी। जी हां दोस्तों, विराट कोहली को बीसीसीआई की ओर से जोरदार झटका मिला है। उन्हें वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने टी20 की कप्तानी छोड़ने की बात कही थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि रोहित शर्मा को टी20 के बाद वनडे टीम की कप्तानी भी दी जा सकती है। बुधवार को बीसीसीआई की ओर से रोहित को नया वनडे कप्तान बना दिया गया, यानी कोहली अब सिर्फ टेस्ट के कप्तान रहेंगे। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया का प्रदर्शन तीनों फॉर्मेट में संतोषजनक रहा था, लेकिन इस दौरान टीम इंडिया कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी थी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, 2019 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में और 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम को हार मिली है। पिछले दिनों टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 से ही टीम बाहर हो गई थी। पिछले दिनों कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल खत्म हुआ है। उनकी जगह राहुल द्रविड़ टीम के नए कोच बने हैं। रवि शास्त्री के जाते ही कोहली का कद घटने लगा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को निकालने वाले सीईओ ने मांगी माफी। कहा, अफसोस है कि मैंने आपको शर्मिंदा किया। जी हां दोस्तों, पिछले हफ्ते एक जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों की छटनी करने के बाद बेटर.com के सीईओ विशाल गर्ग ने अपने कर्मचारियों से माफी मांगी है। जूम कॉल पर कर्मचारियों की छटनी को लेकर विशाल गर्ग को बड़े पैमाने पर आलोचना का शिकार होना पड़ा था। विशाल के इस फैसले ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे लेकर सैकड़ों मीम्स भी बने। गर्ग ने एक लेटर में कहा कि मैं प्रभावित व्यक्तियों और कंपनियों में उनके योगदान के लिए उन्हें उचित मात्रा में सम्मान और प्रशंसा दिखाने में विफल रहा। मेरे पास स्वामित्व है और मैं छटनी करने का फैसला किया, लेकिन अपने कर्मचारियों तक इस फैसले को पहुंचाने में मैंने गलती की। ऐसा करने में मैंने आपको शर्मिंदा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छटनी से प्रभावित होने वाले कर्मचारी कंपनी के विविधता और समावेशन टीम से थे। टेक क्रंच की एक रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिकेशंस पैट्रिक लेनिहान, पब्लिक रिलेशनशिप प्रमुख तान्या गिलोग्ले और मार्केटिंग हेड मेलानी हेड ने जूम मीटिंग के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन में तीसरा बच्चा पैदा करने पर अब मिलेगी सब्सिडी, टैक्स में होगी छूट। जी हां दोस्तों, चीन इन दिनों बूढ़ी हो रही आबादी का सामना कर रहा है। युवा शादी और बच्चा पैदा करने से कतरा रहा है। ऐसे में चीन की सरकार ने दंपतियों को तीसरी संतान के लिए गर्भावस्था व प्रसव के दौरान आने वाले खर्चे में सब्सिडी देने और करों में छूट देने सहित कई सहायक उपायों की घोषणा की है। उनके इस कदम का उद्देश्य विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले देश में जन्म दर में तेजी से हो रही कमी को रोकना है। चीन की राष्ट्रीय संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने अगस्त में 3 संतान की नीति को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह देश में गहराते जनसांख्यिकीय संकट का हल करने का एक बड़ा नीतिगत कदम है। एनपीसी ने एक
संशोधन जनसंख्या व परिवार नियोजन कानून पारित किया, जो चीनी दंपतियों को 3 संतान रखने की अनुमति देता है। यह संभवतः बच्चों के लालन पालन पर आने वाले खर्च के कारण अधिक संतान रखने में चीनी दंपतियों के रुचि नहीं लेने की समस्या का समाधान करने के लिए उठाया गया कदम है। आपको बता दें दोस्तों, अगस्त में जनसंख्या व परिवार नियोजन कानून पारित किए जाने के बाद से चीन के 20 से अधिक प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों ने अपने स्थानीय शिशु जन्म नियमों में संशोधन किए हैं। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की सोमवार की खबर के मुताबिक बीजिंग, सिनजुआन और जियांगशी सहित अन्य क्षेत्रों ने इस सिलसिले में कई सहायक उपायों की घोषणा की है। इनमें पितृअवकाश देना, मातृत्व अवकाश और विवाह के लिए छुट्टी की अवधि बढ़ाना, पितृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाना आदि शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। यूएई में स्टाफ को मिलेगा 2.5 दिन का वीक ऑफ, अब ऐसा होगा वीकडेज। जी हाँ दोस्तों, वैसे प्राइवेट नौकरी करने वाले किसी भी कर्मचारी के लिए वीक ऑफ सबसे सुकून देने वाला दिन होता है। कहीं 2 दिन की छुट्टी मिलती है और कहीं 1 दिन की छुट्टी। कुछ देशों में हफ्ते में 4 दिन काम और बाकी 3 दिन छुट्टियों का प्रावधान भी है। इस बीच संयुक्त अरब इमारात ने अपने भारतीय कर्मचारियों के लिए ऐसी ही खास सुविधा लेकर आई है। अब कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन ही काम करना होगा। मंगलवार को यूएई ने इसका ऐलान किया। सरकार ने कहा कि 2.5 दिन के हाफ की व्यवस्था 1 जनवरी 2022 से लागू होगी, जिसके बाद कर्मचारियों का वीकेंड शुक्रवार दोपहर से शुरू होकर शनिवार और रविवार तक चलेगा। अभी तक यूएई में वीकेंड शुक्रवार और शनिवार को होता था, जो अब शनिवार और रविवार को होगा। यूएई के मंत्रालय स्तर के कर्मचारी नए साल से 4.5 साल पहले के हफ्तों को अपनाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, यह नियम प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों पर लागू होगा या नहीं, इसे लेकर फिलहाल कोई सूचना जारी नहीं की गई है। हालांकि प्राइवेट कंपनियां सरकारी विभागों की तर्ज पर अपने कार्य सप्ताह में बदलाव करने के लिए स्वतंत्र है। शुक्रवार को मुस्लिम कर्मचारी जुमे की नमाज अदा करते हैं, इसलिए ज्यादातर मुस्लिम देशों में इस दिन छुट्टी होती है। सरकार ने एक बयान जारी करते हुए वीकेंड में बदलाव को लेकर अपनी मंशा जताई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन के रोवर को चांद पर दिखी रहस्यमयी झोपड़ी, फोटो देखकर वैज्ञानिक रह गए हैरान। जी हाँ दोस्तों, चांद हमेशा से ही हमारे लिए आश्चर्य का विषय रहा है। चंद्रमा पर चीन के Yutu-2 रोवर ने एक सुदूर इलाके में रहस्यमयी चीजें देखी है। यह चीज सबसे दूर दराज इलाके वान कॉमन क्रिएटर के नजदीक नजर आई है। यह कुछ झोपड़ी जैसी दिखाई पड़ती है। वास्तव में ये क्या है, चीन के वैज्ञानिक इसका पता लगाने में जुट गए हैं। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन के साथ काम करने वाले चाइनीज विज्ञान चैनल आवर स्पेस पर पब्लिश Yutu-2 डायरी में इस घटना के बारे में बताया गया है। इस डायरी में कहा गया है कि Yutu-2 ने चंद्रमा के उत्तर में क्षितिज पर एक घन के आकार की वस्तु को देखा। यह वस्तु नवंबर में मिशन के 36वें चंद्र दिवस के दौरान लगभग 260 फीट दूर थी। आवर स्पेस ने कहा कि हमने इस वस्तु को रहस्यमयी झोपड़ी का नाम दिया है। यह नाम सांकेतिक है क्योंकि हमें पता नहीं है कि यह क्या है। Yutu-2 मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्यमयी वस्तु पर आश्चर्य जताया है। उन्होंने कहा कि अगली 2 से 3 चंद्र दिनों में इस पर रोवर को क्रेटर से निकालकर उस रहस्यमयी वस्तु के करीब लेकर जाने की कोशिश करेंगे। इस समय क्यूब के आकार की इस वस्तु का नजदीक से तस्वीर मिल सकेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय पर चिटपुट हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा बढ़ने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट आ सकती है। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। वहीं एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र महाराष्ट्र तट के पास
पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर भी बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने की कीमतों में बुधवार को तेजी देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में गोल्ड की कीमतों में तेजी के साथ बंद हुई। आज सोने के दाम में 177 रुपए की तेजी देखने को मिली, तो वहीं चांदी की कीमतों में 1112 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 177 रुपए बढ़कर 47,267 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी 1,112 रुपए की गिरावट के साथ 60,533 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 47,090 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो वहीं चांदी 61,645 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। किसानों को खेती के लिए बीज खाद के अलावा कई तरह की मशीनरी की भी जरूरत पड़ती है। किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है, ताकि ट्रैक्टर की मदद से ज़्यादा पैदावार कर सके। इस योजना को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के नाम से जाना जाता है। दरअसल किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी क्रम में सरकार ने खाद बीज ट्रैक्टर योजना को शुरू किया है। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है, लेकिन भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थितियों में वे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं या बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए योजना लेकर आई है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराई जाती है। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी मुहैया कराती है। इसके तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर आधे दाम पर खरीद सकते हैं। बाकी का आधा पैसा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। इसके अलावा कई राज्य भी किसानों को अपने अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20 से 50% तक की सब्सिडी मुहैया कराते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लालू परिवार में गैर यादव सदस्य की होगी एंट्री। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जल्द ही शादी करने जा रहे हैं और इससे पहले गुरुवार को दिल्ली में सगाई होने वाली है। तेजस्वी की सगाई की तैयारियां तेजी से चल रही है और मीसा भारती के पंडारा रोड स्थित आवास पर पूरा परिवार पहुंचने लगा है। सगाई की खबरों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव की दुल्हनिया कौन है। अब तक इस बारे में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव के घर में अब गैर यादव सदस्य की एंट्री हो रही है, यानी तेजस्वी यादव जिससे शादी करने जा रहे हैं वह दूसरी जाति से है। बताया जा रहा है कि वह तेजस्वी यादव की बहुत पुरानी दोस्त है। तेजस्वी यादव की सगाई में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ सभी बहनें और बहनोई शामिल होंगे। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के महरौली में तेजस्वी यादव की सगाई होगी और कार्यक्रम में करीब 50 से 60 मेहमानों को आने की अनुमति है। पूरा कार्यक्रम गोपनीय तरीके से रखा गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेन में सिर्फ इन यात्रियों को ही मिलेगी रियायती टिकट। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे किराए में सीनियर सिटीजन कंसेशन समेत दूसरे यात्रियों को रियायती टिकट अभी नहीं देगा। रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कोविड महामारी और प्रोटोकॉल के मद्देनजर कुछ यात्रियों की सभी श्रेणियों के किराए में रियायत अभी दोबारा शुरू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सभी कंसेशन टिकट की बहाली के लिए सुझाव मिले हैं। रेल मंत्रालय ने मामले की जांच की है, लेकिन फिलहाल इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने संसद में बताया कि दिव्यांगजन की 4 श्रेणियों, रोगियों और छात्रों की 11 श्रेणियों को छोड़कर दूसरी किसी भी श्रेणी में टिकट पर रियायत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि कोविड महामारी के बाद 20 मार्च 2020 से टिकट पर रियायत समाप्त कर दी गई थी। संसद में रेल मंत्री से पूछा गया था कि रेलवे ने आखिर क्यों लॉकडाउन के दौरान ट्रैवल कंसेशन को खत्म किया है और क्या उन्हें इसे लेकर दरख्वास्त मिली है। इसके अलावा दोस्तों संसद में भी सवाल पूछा गया कि 12% से भी कम यात्री किराए में रियायत का फायदा लेते हैं, तो क्या सरकार सामाजिक जरूरत और दायित्व के मद्देनजर काफी समय से दी जा रही किराए में रियायत को बहाल करेगी।
तो यह थी दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, राजस्थान के राज्य पशु का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।